आप सबको हेलो। उम, अभी मैंने जैसा कहा था अपने वीडियोज़ में कि छठे नंबर में कि मैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे और बोले थे कि आपने जो भी कमेंट किया है या कुछ पूछा है, उनका मुझे जवाब देना है। अभी है ये कि मुझे आपके क्वेश्चंस का अगर जवाब देना है, तो आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, उन क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे अ, धीर सिंह ने पूछा है या फिर सुधीर ने पूछा है, उनको उनके क्वेश्चंस का मैंने नोट करके रखा हुआ है कि उनके क्वेश्चंस का क्या-क्या क्वेश्चन था। जैसे आपको याद होगा कि लास्ट डे मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ये आपका इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इस वर्ब का, इसीलिए यहां पे हैज होगा और क्यों होगा वो डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब एक क्वेश्चन आया और ये सारे कंसेप्ट्स हैं। इन कंसेप्ट्स को जानना आपको एडवांस लेवल पे काम करेगा। इन कंसेप्ट्स को जानने में आप जब एडवांस लेवल पे चीजों को जानने की कोशिश करोगे तो ये काम करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी ने अभी सुधीर, जैसे मुझे लगता है कि सुधीर ने मुझे पूछा कि क्या मैं जिसको सब्जेक्ट ले रहा हूं इसको मैं इस टू का ऑब्जेक्ट नहीं मान सकता, क्योंकि हम लोगों ने कहा था ना कि ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है, एक प्रीपोजिशन का और एक वर्ब का। तो सुधीर का क्वेश्चन था कि क्या हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। एक वैलिड क्वेश्चन है, बट इस चीज को समझने के लिए आप ये ध्यान दो कि आपके प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है उसको उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाता है, जो नाउन आएगा। अब दो तीन चीज हैं। पहला ये कि क्या ये वर्ड सीधा चूंकि प्रीपोजिशन के बाद आया है तो आप शब्दों को पहचानते हो। एक बात समझना आप, एक मुझे समस्या नजर आती है कि आप जिन सिद्धांतों को पढ़ रहे हो, अगर उसको तुम किसी सेंटेंस में उन सिद्धांतों को यूज करोगे तो क्या ग्रामर यहां दिखाई पड़ता है या आपको ग्रामर सोचना होता है। नेचुरली आपको ग्रामर इसमें सोचना होगा तो आपको ग्रामर के रूल्स का एप्लीकेशन दिखेगा, एप्लीकेशन रूल्स का। अगर आप मोबाइल पे बात करते हो तो वो जो है वेवलेंथ से जिससे वो आवाज आपके पास पहुंचती है, ना तो आपको आवाज दिखाई पड़ती है और ना ही वेवलेंथ दिखाई पड़ता है। बट अगर आपने साइंस के थियरीज पढ़े हैं तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट होगा जो कि कभी फिजिकली नहीं दिखाई पड़ता। सेम कंडीशन आपको यहां भी दिखाई पड़ता। ग्रामर तुमको फिजिकली नहीं दिखाई पड़ेगा, ये सोचने की चीज है। तुम्हें फिजिकली क्या दिखाई पड़ेगा? शब्द। और तुम्हारे पास अगर तुमने इसको माना तो तुम्हें टू दिखाई पड़ा और सर्वाइव दिखाई पड़ा। प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें दो परेशानियां नजर आएंगी। पहला ये कि प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट अगर कोई वर्ब होता है तो वो फोर्थ फॉर्म में होता है, पहली चीज ये परेशानी। और दूसरा कि क्या सर्वाइव नाउन है, और अगर ये नाउन नहीं है, इसका नाउन सर्वाइवल होता है, तो यहां सर्वाइव कैसे है। और अगर ये V1 है तो फिर ये टू प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये टू प्रीपोजिशन है। मैंने तुमको याद होगा, मैंने नॉन फाइनाइट में अब वो कहा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब का एक फॉर्म होता है टू V1। अब आपको ये सोचना होगा कि अगर मैंने लिखा टू V1 तो क्या इस प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आया हुआ है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में नहीं। क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब उसका ऑब्जेक्ट होगा तो वो फोर्थ फॉर्म में होगा, यूनिवर्सल है। तो फिर आपको इस टू के बारे में, एक तो अब ऑब्वियस चीज थी जो कि आपने नॉन फाइनाइट वर्ब के फॉर्म के बारे में, फॉर्म में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो आपने इग्नोर कर दिया
आपने फिजिकली देखा कि टू लगा हुआ है, उसके बाद एक वर्ड आया है, तो हमको इसको टू का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। देखो, टू को समझाना जरूरी है। मैं आगे के लेवल पे जब बात करूंगा ना, तो बेसिक बेसिक चीजों में जहां जहां कुछ कमी है उसको आप डील करते चलो। बाकी और किसी भी प्रीपोजिशन में ये परेशानी नहीं है, टू में परेशानी है। प्री टू को आपके ग्रामरियंस ने, जिन्होंने ग्रामर को बनाया, उन्होंने दो तरीके से इसको यूज करने को डिसाइड किया। पहला टू जो वर्ब का बेस फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप जब सुनते हो कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, तो ये किसी न किसी ऐसे वर्ब के 5 फॉर्म हैं जिनका कोई एक रूट होता होगा। इस रूट से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म बना होगा। अब इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, फॉरेन ग्रामरियंस, कि V1 को हम बेस फॉर्म मान लेते हैं, तो फिर तुम उसको V1 मत बोलो, उसको वर्ब बोलो। मेरा अपना कंसेप्ट है कि अगर आपने उसको 1 2 3 4 का नाम दिया, तो वो किसी चीज का 1 2 3 4 है। जैसे 2 है वैसे ही 1 भी है। तो वो जो बेस फॉर्म बोलते हैं, मुझे उसके वो फर्स्ट फॉर्म नजर आता है। और हकीकत यह है कि वर्ब का बेस फॉर्म होता है टू V1। समझना अभी इसको, कंक्लूजन पे मत पहुंचना अभी तुरंत में। टू V1 जिसमें से टू प्रीपोजिशन नहीं है, ये दोनों यूनिट मान के, अब दिमाग में बात आती है हम लोगों को। अगर अब मैंने कभी इसको डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मैंने आज तक किसी किसी ग्रामर किताब में ये नहीं देखा कि उन्होंने ये डिसाइड किया हो कि ये टू क्या होता है। यहां का टू, दूसरा वाला टू नहीं, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब मेरा भी अपना प्रेफरेबल कंसेप्ट ये है कि टू V1 को मैं बेस फॉर्म मान लेता हूं, जिसमें से टू प्रीपोजिशन नहीं है। और जब इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, अभी हमने सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया है, अभी मैंने आपको सिंपली टू V1 बोला। जब इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, तो इसका नाम पड़ेगा इंफिनिटिव। जैसे ये V4 है, गोइंग। जब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम जेरंड पार्टिसिपल व्हाटएवर, उस पर हम लोग आज ही चर्चा करेंगे, जेरंड पार्टिसिपल उसको बोलेंगे। लेकिन वो ऐसे अगर तुम फिजिकली लिखा हुआ है तो V4 फॉर्म है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, वैसे फिफ्थ फॉर्म है। सेंटेंस में यूज होने के बाद उसका एक नाम होगा। ये वर्ब का बेस फॉर्म है जिसके 5 फॉर्म होते हैं अलग अलग। और अगर इस बेस फॉर्म को तुम सेंटेंस में यूज करोगे, तो इसको टू V1 इंफिनिटिव कहा जाएगा। वैसे ही जैसे इसको हम लोग जिरंड बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं, व्हाटएवर। अभी हम लोग उस पर आते हैं थोड़ी देर में। ये एक फॉर्म है, इसमें टू और V1 को अलग अलग मत कीजिएगा। और एक टू होता है जो प्रीपोजिशन है। अब चक्कर ये है कि अगर हमने बोला कि टू प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब भी आ सकता है, तो वो वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में आएगा। तो तुम्हारे टू के साथ अगर वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर टू V1 और टू V4। अब ये वर्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है कि कहां पे हम टू V1 लेंगे और कहां पे हम टू V4 लेंगे। अब इसको सुलझाने का इसका एक तरीका है। तरीका यह है कि तुम्हें वो सारे शब्द याद रखने होंगे, मोटा मोटी जनरली, क्योंकि तुम कितने हमारी जरूरतों के हिसाब से वो शब्द याद रखने होंगे जिनके साथ प्रीपोजिशन टू फिक्स्ड आता है। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, जानी पहचानी चीजें हैं। जैसे अगर मैं इंडिफरेंट बोलूं और अगर बोलूं कि इसके साथ क्या प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, तो आप में से सब लोग बोलेंगे कि टू होगा। कमिटेड के साथ टू होगा, कमिटेड के साथ टू होगा, प्रीपोजिशन ये फिक्स्ड है।
अब इस टू को, ये टू प्रीपोजिशन है जो इस शब्द के साथ फिक्स्ड है, ये वाला प्रीपोज टू। अब इसके बाद अगर किसी वर्ब को रखना होगा ना, तो वो फोर्थ फॉर्म में जाएगा। वो फर्क, जैसे ही इज कमिटेड टू फिनिशिंग हिज वर्क बाय संडे। ही इज कमिटेड टू फिनिशिंग, क्योंकि हमने टू फिनिश नहीं बोला, हमने बोला कमिटेड टू, ये फिक्स्ड है। तो आपको उन सारे वर्ब्स को याद करना पड़ेगा, वर्ब्स को, नाउन्स को, एडजेक्टिव्स को, जिनके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, और वहीं पे टू तुम्हारा प्रीपोजिशन है, और उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो फोर्थ फॉर्म में जाएगा, फोर्थ फॉर्म में जाएगा। इसको तुम ये ग्रामर के रूल से समझ के, क्योंकि मैंने अपने 2-4-6 महीने मैंने इसको इस पे रिसर्च किया कि क्या कोई रूल बनाया जा सकता है, एंड आई फाउंड नो, कोई रूल नहीं बन सकता। तुम्हें बस इतना ही ध्यान रखना होगा कि तुम्हें वो शब्द याद रखने होंगे जिनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स होता है। फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर ईज, मैं उनको कोशिश करूंगा कि वो सारे शब्द, वो जनरली मतलब मेजॉरिटी, जिनके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूं लिंक में एज ए डॉक्यूमेंट। मैं आपको जब जिस दिन मैं प्रोवाइड कराऊंगा उस दिन आप उसको ले लेना, और उस टू के बाद अगर वर्ब आएगा डाउनलोड कर लेना, तो आपका वर्ब फिर फोर्थ फॉर्म में होगा। और अगर वो शब्द नहीं है तो ये टू प्रीपोजिशन नहीं है, वो इन्फिनेटिव के तौर पे सेंटेंस में यूज हुआ है। अब अगर इस चीज को तुम यहां देखो तो ऐसा कोई वर्ड नहीं लगा जिसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, वर्ल्ड के साथ टू नहीं आता, तो ये इन्फिनेटिव है। और ये इन्फिनेटिव है, तो जब हम इन्फिनेटिव को यूज किए तो वो उसको नाउन के तौर पे हमने लिया, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब में को इन्फिनेटिव जेरेंट को हम नाउन के तौर पे यूज करते हैं, और वो इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। सो आपका ये टू कैसा होता है वो मैंने समझाया। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया था, और वो मैं आप लोगों के साथ जरूर डील करना चाहूंगा। और इस परेशानी से मैंने पीड़ित होते हुए, मैं नहीं बोलूंगा कि वो कोई कंसेप्ट है, उससे मैं पीड़ित होते हुए मैक्सिमम लोगों को देखा है। शायद आप लोग भी उसमें हो, पीड़ित होते हुए। और उस चीज को मेरा अपना एक ओपिनियन है कि प्लीज 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 उसको सही कर लो, सही करो। वो था, मैं आपको दिखाऊं, वो जो परेशानी थी वो इस क्वेश्चन में था। अब ये क्वेश्चन था धीर सिंह का, ये राजस्थान से हैं। धीर सिंह ने एक चीज बोला कि आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये ड्राइंग रूम नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, और एडजेक्टिव के पहले एलिगेंटली एडवर्ब होगा। धीर सिंह ने एक चीज कहा, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पहली चीज, उसके पहले एक पास्ट पार्टिसिपल लगा है, तो क्या दो पार्टिसिपल को हम अगल बगल इस्तेमाल कर सकते हैं? उनका यह क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आया, तुम लोग भी शायद आइडेंटिफाई करोगे कि V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और इसको, ये तो अब हमें चेंज करना था, क्या दो पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है? मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे यहां ब्लंडर क्या हुआ कि हमें फंक्शन नहीं बताया गया, हमें नाम बताया गया। ये आप लोगों को सबसे बड़ा, अब आप लोगों के साथ कंसेप्ट के डेवलप करने में सबसे बड़ी चीज कि हमें ये नहीं बोला गया कि पार्टिसिपल को यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। हमें बताया गया कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और 5वां वाले को आई डोंट नो क्या नाम देते हैं हम लोग।
अब लड़के को प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाई पड़ा, जरा ध्यान देना, उसने नाम लिया, उसको तो रटवा दिया गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है V4। अब वो जहां देखेगा उसको V4 नजर आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जबकि आपको मैंने शुरुआत में ही, और ये देखो, अगर कोई चीज 10 12 15 साल से तुम रट रहे हो, तुम अगल बगल में सबको रटते हुए देख रहे हो, तुम्हारे जो रिस्पेक्टेबल जो लोग हैं जिनको तुम आदर करते हो, रिस्पेक्टफुल लोग जो हैं जिनको तुम आदर करते हो, जिनको लगता है कि वो जानते हैं, चाहे वो किताबें हों या टीचर हों, वो भी यही बात बोल रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में वो बात नहीं आएगी जो मैं अभी बोलने वाला हूं, वो नहीं आएगी जो मैं अभी बोलने वाला हूं। और इसको जब तक तुम फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे, तब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा। तुमको वो फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा मैं कि आप जरा इसको सोचना। अगर मैंने इसको लिखा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो आप इसको जेरंड क्यों बोल रहे हो? आपने ये क्यों नहीं बोला कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्किंग एज ए सब्जेक्ट? आप इसको जेरंड क्यों बोल रहे हो? आप इसको नाउन क्यों घोषित कर रहे हो? भार्वियल नाउन क्यों बोल रहे हो? पहली चीज। दूसरे, कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एक उस वर्ब के फॉर्म का नाम है जो कि इम्प्रैक्टिकली सिर्फ नाम तक सीमित है, उसका कोई यूज नहीं है। तुम जब तक पार्टिसिपल, क्योंकि वही फॉर्म जेरंड का भी होता है, यही V4 जेरंड भी होता है। अभी अगर मैं हैविंग V3 बोलूं, हैविंग V3, तो हो सकता है कि आपको एक स्टेप और पता है कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, बट ये जेरंड भी तो है, ये परफेक्ट जेरंड भी तो है। वो एक नाम था जिसका कोई ग्रामेटिकल इंप्लीकेशन नहीं है। अपने दिमाग में इंप्लीकेशन मतलब कोई उसका अर्थ ग्रामर में नहीं निकलेगा। इस हैविंग V3 को तुम पार्टिसिपल की तरह सेंटेंस में यूज करो, इस हैविंग V3 को तुम जेरंड की तरह सेंटेंस में यूज करो, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम उसको नाउन की तरह यूज करो। इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को डेवलपिंग कंट्री में तुम एडजेक्टिव की तरह यूज करो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम हर जगह पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलोगे, तो तुम पहले पार्टिसिपल का यूज क्लियर करो कि पार्टिसिपल होता क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एडजेक्टिव, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जेरंड। ये तुम्हें क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका नाम था जिसके 3 अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए मैं ये बात बोल सकता था कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट है, मैं ये बोल सकता था, बट ये आपको सिवाय कंफ्यूजन के, और जिन लोगों के मुंह से निकलता है ना, मुझे सिंपली कंफ्यूजन ही नजर आता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। इस V4 को आप जब जेरंड की तरह यूज करते हो तो दैट इज नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज वर्बियल नाउन। वो एक वर्बियल नाउन है, और जो नाउन की तरह यूज होगा, जैसे नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, वैसे ही ये तुम्हारा जेरंड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड में, आप उसको पार्टिसिपल बोल सकते हो, बट वो एक जगह पे एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और एक जगह पे वो पार्टिसिपल की तरह यूज होता है। पार्टिसिपल की तरह यूज होता है। तो आपको क्या पार्टिसिपल, एडजेक्टिव और जेरंड के अलग अलग यूसेज नजर आते हैं, आप जानते हो, या सिंपली आपने एक नाम या रट लिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल? धीर सिंह, आप ध्यान दीजिएगा मैं आपकी बात को। मैं इस जगह पे ड्राइंग रूम लिखा हुआ है, तुमने फॉर्म देख के, जैसे किसी ने 2V1 देख के
टू को प्रीपोजिशन मान लिया और आगे वाले वर्ड को उन्होंने सोचना छोड़ दिया। वैसे ही आप अभी क्या कर रहे हो कि आप इसको फॉर्म देख के आपने घोषित कर दिया। अगर मैं यहीं पे ड्राइंग रूम के जगह पे स्टोर रूम लिखता तो आप क्या करते? आप तब क्या बोलते इसको? तब आप बोलते ना कि कंपाउंड नाउन है, दो नाउन एक साथ आके एक चीज को इंडिकेट कर रहा है। यहां ड्राइंग क्या वर्ब है, चित्र बनाना है। इस ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जरा सोचिएगा कि इस ड्राइंग का मतलब क्या होता है। अगर ये पार्टिसिपल है तो किसी वर्ब का भी फोर है, और उस वर्ब का ड्रॉ का मतलब होता है तस्वीर बनाना, खींचना इत्यादि इत्यादि होता है। तो फिर इस ड्राइंग का मतलब क्या है? जरा सोचना तुम। स्टोर का तो मतलब निकलेगा, ड्राइंग का क्या मतलब निकलेगा? आप सोचो। यहां पे जैसे दो नाउन मिलके कंपाउंड नाउन बना है, वैसे ही दो नाउन मिलके यहां पे भी कंपाउंड नाउन बना है। अब इसको कहीं भी फोर लगे तो आपको, चूंकि वो तीन तरीके से सेंटेंस में होता है, तो आपने बचपन से यही पढ़ा है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन। आपने तो कभी नाम से तो डिसाइड नहीं किया पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बोला गया? द वर्ड्स on the basis of their function are divided into 8 categories। फंक्शन के आधार पे, और जब फंक्शन डिसाइड करना है, और तुम यहां फंक्शन के आधार पे नहीं, फॉर्म के आधार पे तुम बोल रहे हो। फॉर्म के आधार पे, फंक्शन के आधार पे नहीं। और फॉर्म के आधार पे देखने में ना भाई आफत हो जाती है। आईएनजी लगा हुआ है तो आज तक तो फॉर्म यही बोलती है क्रिया है। तो मैं राम इज प्लेइंग अगर मैं बोलूं तो मैं ये ले सकता हूं ना, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं ये बोल सकता हूं, या इज प्लेइंग खुद ब खुद एक प्रिंसिपल फाइनाइट वर्ब है। क्या वहां पे प्लेइंग का प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम बोलना जरूरी है, या इज प्लेइंग को फॉर्म के तौर पे देखना जरूरी है? आप सोचिए धीर सिंह। इसीलिए मेरा अपना ओपिनियन यह है कि कभी भी कोई नया नाम मिले, या फिर जो आप बचपन से नाम जानते हो, जरा उसको कुरे दो, और हर नाम को सेंटेंस में किन किन फंक्शंस में यूज किया जाता है ये चेक करो। ये चेक करो rather than कि सिर्फ नाम याद किया जाए। अदरवाइज गोइंग टू कॉज ट्रबल, गोइंग टू कॉज ट्रबल। तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल कहीं पे पार्टिसिपल के तरीके से यूज किया जाता है, कहीं पे एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। और जब ये पार्टिसिपल की तरह यूज होता है, अकेला भी थ्री, अकेला भी थ्री जब यूज होगा, और जब मैं इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल करूंगा तो ये सारे यूसेज आपको बताने हैं मुझे। जब ये भी थ्री पार्टिसिपल के तौर पे यूज होगा तो इसको पैसिव पार्टिसिपल कहा जाता है। अब आपको पैसिव क्यों हो गया ये दिमाग में आई बात? जरा सोचिएगा कि ये पैसिव कैसे हो गया। सोचिए, पैसिव किसका होता है? वर्ब का होता है। तो हम इसको वर्ब का वो फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये पार्टिसिपल है या एडजेक्टिव है वो सोचो, क्योंकि पार्टिसिपल और एडजेक्टिव दोनों सेम तरीके से नहीं यूज होते। पार्टिसिपल किसी और तरीके से सेंटेंस में यूज होता है, एडजेक्टिव किसी और तरीके से यूज होता है। नाम आपका करने से सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ नहीं होता। सो आई होप कि आप फंक्शन पे नजर रखोगे, आप नामकरण संस्कार पे नहीं करोगे। मैं हमेशा लड़कों से पूछता हूं कि भाई, मैंने बहुत बार पूछा है लड़कों से, क्लास में अपने ऑफलाइन हमेशा पूछते रहता हूं कि आपने, अगर आप हिंदू हैं तो आपको गायत्री मंत्र तो सबको याद होता है, बचपन से हमें रटवाया जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर उन्हीं से एक स्टेप और पूछा जाता है कि तुमको पता है कि तुम भगवान के सामने में हाथ जोड़ के क्या बोल रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो, अर्थ क्या होता है इसका? मैं 99% लोगों को देखता हूं कुछ नहीं पता है, अर्थ नहीं पता है।
अब जरा सोचिए आप कि जब आप हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं आप ही को नहीं समझ में आ रहा है, तो मन में भाव कैसे आएगा? मन में भाव कैसे पैदा होगा? और ऐसी ही कुछ हालत हमें यह बोला गया कि तुम अगर उस मंत्र को उच्चारण कर रहे हो तो तुमको पुण्य मिलेगा, तुम समझो या मत समझो। जरा एक बात सोचो आप लोग, कितनी लॉजिकल बात है ये कि तुम्हें समझ में आए चाहे नहीं आए तुम उच्चारण करो। तब तो अगर मैं बोलूं कि तोते को अगर बहुत चीज रटता है तो उसको समझ में भी आता होगा, उसको पुण्य भी मिलता होगा अगर तोता राम राम करना सीख लिया है तो। सर, जब तक बात नहीं समझ में आएगी, भाव नहीं समझ में आएगा, मतलब उसके उसके थॉट्स, तब तक आपके मन में भाव नहीं आएगा। और हमें उसी तरह से करा दिया गया है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, फ्यूचर पार्टिसिपल होता है, पता नहीं क्या क्या। तो फिर तुमको यूज कैसे करने आएगा? और तुम्हें यूज करने से तुम परेशान हो। नामकरण तो बचपन से करा दिया गया है, इसीलिए नामकरण छोड़ो, उसका यूज सीखो। एंड देन किसी ने, रोहित पटेल ने कहा कि मैंने कहा कि 2 डिटरमाइनर का इस्तेमाल हो सकता है। रोहित ने कहा कि क्या 3 डिटरमाइनर का इस्तेमाल किया जा सकता है? रोहित पटेल, ध्यान रखिएगा कि 3 डिटरमाइनर का इस्तेमाल एक साथ नहीं होता, 2 अलग अलग ग्रुप के डिटरमाइनर्स साथ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर हम लोगों ने डिटरमाइनर को किया तो कौन से ग्रुप के साथ कौन सा डिटरमाइनर अलाउड है किसी और ग्रुप का, वो हम लोग विस्तार में डील करेंगे। 3 नहीं हो सकता है। एक और चीज था कि इस सेंटेंस में यहां पे आप में से किसी ने कहा कि हम बी का ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन को नहीं ले सकते जिसको हमने सब्जेक्ट माना था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब क्लॉज तुमको बोलो, जो हमेशा एक ऐसे ही इस्तेमाल होता है। और जब ये इस्तेमाल होता है ना तो यहां पे कॉमा लगाया जाता है, मैंने नहीं लगाया था। अगर हमने इसको बी का ऑब्जेक्ट मान लिया, ऑब्जेक्ट तो नहीं, अभी हम लोग को अगले वीडियो में कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर समझना है हम लोगों को। अगर मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया तो फिर सेंटेंस में इस वर्ब का, जहां पे वर्ब था हैव प्रूव्ड का, सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तब तो किसी ना किसी को तो सब्जेक्ट बनाना होगा। इसका तो सब्जेक्ट ये मिल रहा है, टर्न आउट, एक टर्न के साथ ये एडवर्ब लगा हुआ है, पार्सिंग जब करेंगे हायर लेवल पे तो टर्न आउट टू बी। और ये आपको याद रखना होगा, ये चीजें कुछ नॉलेज से जुड़ी हुई थी। टर्न आउट टू बी एक फ्रेज होता है, क्लॉज होता है, हमेशा उसको ऐसे इस्तेमाल, जैसा कि साबित हुआ। इसीलिए हम ये कर लेंगे तो फिर आप खोज लीजिएगा कि हैव प्रूव्ड का सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि बाकी के सारे नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं। सो आई थिंक कि हम लोगों ने मैंने आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब जो 8 क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे उसमें मुझे सब्जेक्ट खोजने का था, और वो सब्जेक्ट खोजने वाला काम अभी आप करो।